नाज़रीन, मुसलसल इजरायली हमलों की वजह से हिजबुल्लाह की अनाउंसमेंट सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो जाएगा, जो कि बहुत करीब होने जा रहा है, तो फिर हम बात नहीं करेंगे, हम आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है ना। अब बातें खत्म हो जाएंगी। जैसा कि हम पिछले एक साल हो चुका है, एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, मुसलसल इजरायली हमले हो रहे हैं। जो सीज फायर हुआ था उसकी मुसलसल वायलेशंस इजराइल कर रहा है, तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर चुका है, मेजर वायलेशंस इजराइल की जानिब से की गई हैं। इनफैक्ट कभी इस सीज फायर की पासदारी की ही नहीं गई इजराइल की जानिब से। और हम मुसलसल लेबनीज गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं, रीजन को इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाकी सबको मौका दे रहे हैं कि वो आए और इस सीज फायर को इंप्लीमेंट करें। लेकिन जब हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया और उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्द होने जा रहा है, तो फिर हम कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्म नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। फिर हम ये जो सबको कहते फिर रहे हैं ना, फिर नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा और फिर सिर्फ हमारे मिसाइल चलेंगे, फिर हम सिर्फ जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि ये वक्त जो है वो बड़ा करीब आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि ईरान कामयाब हो गया है हिजबुल्लाह को नए वेपन्स डिलीवर करने के हवाले से। और इजराइल जो है वो इस वक्त जो अमेरिका में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया है उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ। बाकायदा उसमें जब वो कैंपेन जारी है कि उसको ईरान के साथ लिंक किया जाए। और ऑस्ट्रेलिया में जो वाकया हुआ है जिसको सबने कंडेम किया, ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, ओआईसी, वर्ल्ड ने, सबने जो दुनिया में कंडेम किया, और जो बचाने वाला वो भी एक मुस्लिम है। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसे इकदाम उठाने जा रहा है जिसके हवाले से अब कंसर्न्स है कि जो पैलेस्टीनियन वॉइसेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट जो वो किया जा सकता है, यानी एंटीसेमिटिज्म, ये वो इस सारे नाम के ऊपर असल में जो पैलेस्टीनियन वॉइसेस हैं वो कंट्रोल की जा सकती है। इजराइल का तो बुनियादी मकसद यही है। यमन के हवाले से सूरत हाल डेंजरस है। एक तो ये कि वो अलग कंट्री बन सकता है, दूसरा अंसारुल्लाह के ऊपर हमला करने की तैयारी जो है वो मुसलसल जारी है। ताइवान के मामले में ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर सबसे बड़ी जो एस्केलेशन है वो हुई है। और जो अभी वाकया हुआ है इसको यूं बयान किया जा रहा है कि ये ताइवान के मामले में ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अब ताइवान की हिस्ट्री की, ताइवान की तारीख की सबसे बड़ी असलहा डील वो अमेरिका पास कर चुका है, $11 बिलियन। ये ताइवान की तारीख की सबसे बड़ी असलहा डील है। अमेरिका और चाइना जाहिर है कि डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं। अमेरिका ने चाइना को डिक्लेयर एनिमी लिखा हुआ है और वो चाइना को कंटेन करने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए पिछले कई सालों से एक लड़ाई भी चल रही है। लेकिन ताइवान के मामले में यानी सपोर्ट तो है अमेरिका की फ्रॉम द डे फर्स्ट, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात भी है कि चाइना बहुत ज्यादा एंग्री ना हो जाए, मामलात बहुत ज्यादा खराबी की तरफ ना चले जाएं। तो सपोर्ट है, असलहा सप्लाई है, सारा कुछ है, लेकिन एक हद जरूर खुद अमेरिका ने मेंटेन रखी हुई है। ये जो असलहा डील है ये समझ लें उन तमाम हदों को तोड़ने वाली बात है। और अमेरिका जानता है कि ये असलहा देने का मतलब क्या है और वो क्यों दे रहा है। वो जानते हैं कि इसके नतायज क्या है, यानी चाइना को बाकायदा जंग में ड्रा करना। एक्चुअली तो वो ये कहते हैं कि हम ताइवान की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन असल में वो ये चाहते हैं कि चाइना जो है वो ताइवान पर हमला करे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो रशिया और यूक्रेन में हुई। यानी 30 साल ये बात चलती रही और रशिया उनको कहता रहा नेटो को इधर एक्सपैंड ना करें, इधर एक्सपैंड ना करें। और यूक्रेन के मामले में रशिया कई साल उनको इन्फॉर्म करता रहा और वो आगे बढ़ते रहे। और उनको अंदाजा था कि जब हम बिल्कुल अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो रशिया फिर जंग छेड़ देगा। तो रशिया ने वो जंग छेड़ दी। तो यहां भी वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, मतलब वो चाइना को आखिरी दर्जे में मजबूर कर रहे हैं कि वो जंग छेड़ दे। तो ये जो अभी वाकया हुआ है $11 बिलियन की डील का, ये यानी कि ताइवान के मामले में एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला के हवाले से जो अब तक की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, कांग्रेस को ब्रीफ कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा साइन है वेनेजुएला की जंग के हवाले से। वैसे तो ऑन ग्राउंड बहुत सारे साइंस हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस है कि वेनेजुएला जंग की तरफ जा रहा है मामला। कांग्रेस को अमेरिकन मीडिया के मुताबिक बाकायदा ब्रीफ किया गया है कि हाँ वेनेजुएला पर जंग होने जा रही है। बाकायदा ब्रीफिंग कांग्रेस को दे दी गई है। रशिया की जानिब से कुछ देर पहले एक बार फिर राब्ता हुआ है वेनेजुएला के साथ
और बहुत सारे अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो टकर कार्लसन है, वो भी यही समझते हैं कि अमेरिका को ये जंग सूट नहीं करती और ये अमेरिका के लिए बड़ी कॉस्टली होगी। और वो ये राय रखते हैं कि इस जंग का उल्टा फायदा चाइना और रशिया को होगा। वाई? क्योंकि आप एक अपने ही बैकयार्ड के अंदर, अपने बॉर्डर्स के करीब एक जंग छेड़ रहे हैं। तो मतलब इससे पहले जो अमेरिका जिन जंगों में इन्वॉल्व है मिडिल ईस्ट में, वो सब मतलब हजारों किलोमीटर दूर है ना। यूक्रेन की जंग जो अमेरिका ने छेड़ी है, वो भी अमेरिका से, तो कहां यूक्रेन है, कहां अमेरिका है। तो वेनेजुएला की जंग जो अमेरिका छेड़ने जा रहा है, ये तो उनके रीजन में है, उनके बॉर्डर्स के ऊपर है। तो यहां पर यानी चाइना और रशिया को मौका मिलेगा कि वो फिर आपके रीजन में आए। मतलब इससे चाइना रशिया को फायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। इससे अल्टीमेटली नुकसान जब अमेरिका ही को होना है। देखे ना, वेनेजुएला में अमेरिकन कंपनीज हैं जो ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। वेनेजुएला 12 ऑफर कर चुका है कि वो अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार है, मुख्तलिफ डील्स करने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर जंग ही मुसल्लत करना तो फिर ये कोई वाइज ऑप्शन नहीं है। ये खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो है वो बात कर रहे हैं। तो लेकिन तीर कमान से निकल चुका है, अब वापसी इसमें से कोई नहीं है। सबसे पहले मैं एक हेडलाइन आपके सामने रखता हूं, इजराइल के अंदर सूरत हाल क्या है। जो हरीदी वाला इशू है कि जिसमें वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को फौज में भर्ती करना चाहते हैं और वो नहीं होना चाहते, लेकिन करना मजबूरी है क्योंकि फौज में कमी है, लेकिन वो नहीं होंगे, ये बात भी तय है। तो अब देखें, अभी तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। इस वक्त यरूशलेम के अंदर बड़े वायलेंट क्लैशेस हरीदी और इजरायली पुलिस के दरमियान जारी हैं। वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द हरीदीम एंड इजरायली पुलिस इन यरूशलेम ओवर द अरेस्ट ऑफ द ड्राफ्ट डॉजर्स। वायलेंट क्लैशेस इस वक्त यरूशलेम में दोनों के दरमियान जारी है। ये इशू साथ साथ चल रहा है और ये वन ऑफ द इजराइल की फॉल्ट लाइन है। जो उसकी इजराइल के अंदर जो फॉल्ट लाइन है, उसमें से ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो इजराइल ही को नहीं मानते हैं, ये वन ऑफ द फॉल्ट लाइन है। हिजबुल्लाह की जो स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि इजरायली जो हमले वो बढ़ रहे हैं, अभी कुछ घंटे पहले सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स इजराइल ने की हैं और अभी फिर खबर आ रही है इजरायली मीडिया के मुताबिक कि बहुत बड़े हमले इजराइल इससे भी बड़े हमले लेबनान के ऊपर लॉन्च करने जा रहा है। तो उस पर हिजबुल्लाह ने कहा है, इफ द रेजिस्टेंस ग्रुप रन्स आउट ऑफ पेशेंस इट विल नो लॉन्गर आर्ग्यू विद एनीवन। अगर हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया तो फिर हम किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, फिर ना हम लेबनान स्टेट से पूछेंगे, ना उसको बताएंगे, ना किसी और से बात करेंगे। हम बहुत टाइम दे रहे हैं, फिर हम बस जवाब देंगे और हमारे मिसाइल बरसेंगे। उन्होंने कहा कि लेबनान को जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं और हिजबुल्लाह का जो पेशेंस है, जो सब्र है, ये कमजोर पड़ रहा है। यानी सब्र जो है वो अब लिबरेज होने जा रहा है, हमारा खामोशी हम तोड़ने जा रहे हैं। इजरायली अटैक्स जब वो मुसलसल सीज फायर की वायलेशन कर रहे हैं, जो चीजें तय हुई उसकी कभी भी पासदारी एक दिन भी नहीं की गई, उसकी एक क्लॉज की भी पासदारी इजराइल ने नहीं की। हिजबुल्लाह कभी अपने वेपन्स को सरेंडर नहीं करेगी एंड विल नॉट रिट्रीट फ्रॉम इट्स रोल टू अ डेटरेंस फोर्स अगेंस्ट इजरायली अग्रेशन, कि हम इजराइल के खिलाफ एक डेटरेंस फोर्स हैं और इस रोल से, इस किरदार से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि लेबनान का जो सर्वाइवल है वो इस वक्त दांव पर लग चुका है, क्योंकि इजराइल के जो मंसूबे हैं खतरनाक है, वो यहां पर ऑक्यूपेशन चाहता है। तो लेबनान का जो सर्वाइवल है वो दांव पर लग चुका है। हिजबुल्लाह जब वो विड्रॉ नहीं करेगी, हिजबुल्लाह अपने वेपन्स कभी सरेंडर नहीं करेगी और हम तैयार हैं किसी भी एस्केलेशन से निपटने के लिए। यानी अगर जंग होने जा रही है तो फिर हम जंग लड़ने के लिए इजराइल से तैयार हैं हिजबुल्लाह। और इफ हिजबुल्लाह रन्स आउट ऑफ पेशेंस इट विल नो लॉन्गर आर्ग्यू विद एनीवन। जब हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया तो फिर हम किसी से आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो चैनल 12 जो है वो इजराइल का, उसने कुछ देर पहले ये रिपोर्ट किया है कि इजराइल बहुत बड़े हमलों की लेबनान पर तैयारी कर रहा है। लार्ज स्केल अटैक्स होने जा रहे हैं जिसमें सो कॉल्ड हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन डिपोज, मिसाइल यूनिट्स, ये सारे शामिल हैं। यानी वो बिल्डिंग्स को निशाना बनाएंगे और कहेंगे ये हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने निशाना बनाया। लेकिन इससे बढ़कर सीनियर और जूनियर जो मेंबर्स हैं उनको असैसिनेट करने की तैयारी भी इजराइल कर रहा है। तो आने वाले दिन काफी खतरनाक होने वाले हैं। यूएस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ईरान ने कामयाबी के साथ जो वेपन्स हैं वो हिजबुल्लाह को पहुंचा दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए। वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं स्मगल किए, यानी वो इसको एक नेगेटिव अंदाज में पोर्ट्रे करता है ना। अगर ईरान हिजबुल्लाह को वेपन्स दे रहा है तो ये एक नेगेटिव चीज है, अगर रशिया ईरान को दे रहा है, चाइना ईरान को दे रहा है तो ये एक नेगेटिव है, ये डिस्टेबलाइजिंग है। लेकिन अगर वेस्ट इजराइल को दे रहा है जो जंगी जराम में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो ठीक है।
तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि स्मगल करने में कामयाब हो गया। तो ये एक काइंड ऑफ उस तरह का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यही तो बयानिया है इजराइल का कि ये हिजबुल्लाह रीबिल्ड कर रही है, फलां कर रही है, तो हम हमला करेंगे। लेकिन बहरहाल एक खबर भी है कि ईरान इसमें कामयाब हो गया और हो भी जाएगा, ये रोक नहीं सकते। ये मतलब ये तो एक अजीब सी डिबेट है ना, भाई वो सप्लाई लाइन काट दिया, वो कहां से काट दिया सप्लाई लाइन। और हिजबुल्लाह जब आप फिर देखेंगे जब जंग होगी तो ये 1 साल से हमले कर रहे हैं और डिफरेंट फिर वो छापते रहते हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गई है, हिजबुल्लाह डैमेज हो गई है, हिजबुल्लाह फलां हो गई है। जब वो आएंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा। इराक से एक दिलचस्प खबर है। इराक ने अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, फिर 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वापस ले लिया और कहा कि ये ऐसा तो हुआ ही नहीं, एरर हुआ और हम तो कोई डिक्लेयर वापस नहीं लिया, बल्कि कहा कि हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं। आज बकायदा पेनल्टीज दी गई हैं और उनको फारिग कर दिया गया है जिन्होंने ये एरर किया था, ये पैराग्राफ ऐड किया था। हिजबुल्लाह से ये फोन गया था कि अगर आपने नहीं किया तो फिर उनको सजा दी जाए जिन्होंने ये किया है। तो आज उनको पेनल्टीज दी गई हैं। बकायदा इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उन सब जो अहदेदार हैं उनको फारिग कर दिया है और बाकी भी उन पर जुर्माना जो है वो आयद किया जा रहा है। अच्छा, यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट अमेरिका में मारा गया है, जिसकी अभी अमेरिका में इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उसको बकायदा लिंक करने की कोशिश की जा रही है ईरान के साथ। इजराइल एग्जामिनिंग पॉसिबिलिटी ईरान इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन यूएस। अभी तक असेसमेंट्स में ये साबित नहीं हुआ कि ईरान है, लेकिन ये असेसमेंट की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की। देखें सिस्टमैटिक और ट्रिकी पॉइंट क्या है। कोई भी एक हमला नहीं है। ट्रंप की असैसिनेशन के दावों से लेकर नेतन्याहू ने कांग्रेस में खड़े होकर कहा कि ये ईरान ने किया है और ट्रंप ने वो क्लिप शेयर भी किया, कहा कि ये ईरान है। ट्रंप की असैसिनेशन से लेकर दुनिया के तमाम वाकयात, ऐसे दर्जनों वाकयात हो सकते हैं जहां पर इजराइल ने उसको ईरान के साथ लिंक करने की कोशिश की। एक भी जगह पर वो एविडेंस नहीं ला सके कि ये वाकया जो वो वाकयातन ईरान ने किया है। लेकिन उनका मकसद सिर्फ इस बात से ही पूरा हो जाता है क्योंकि उन्होंने तो एक नैरेटिव बनाना है। मतलब इस वक्त वहां पर डिबेट उन्होंने छेड़ दी है, क्या ये ईरान है, क्या ये ईरान है। फॉक्स न्यूज डिस्कस कर रहा होगा, बाकी उनका जो मीडिया वहां पर है उनकी लॉबी के जेरे असर वो डिस्कस होगा, कर रहा होगा ये ईरान है, क्या ये ईरान है। मतलब सवाल उठा रहे हैं। भाई सवाल उठाने से तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता है, मतलब सवाल तो उठाया जा सकता है। तो ये ट्रिकी है कि वो ईरान के मामले में डिस्कस करने शुरू, ये ईरान ने किया, ये ईरान ने किया, बाद में साबित कुछ नहीं होगा। लेकिन वो हर जगह ईरान को घसीटने में और पब्लिक ओपिनियन को हिट करने में वो एक उनका सिस्टमैटिक ये कैंपेन है कि हर जगह ईरान को लाया जाए। लोगों को जो भी वाकया हो एक बार ये जाए कि भाई ये क्या ईरान है, ईरान है। तो ये उनकी कैंपेन है। अब कहां वाकया हुआ है और ईरान क्यों वहां पर करना चाहेगा और अमेरिकन सॉइल के ऊपर, तो वो फिर ईरान के साथ उसको लिंक कर रहे हैं। तो ये सारे वाकयात एक चार्ज शीट है, एक नैरेटिव है ईरान पर हमला करने के लिए। तो ईरान बहरहाल भरपूर तैयारी कर रहा है और जो एक बड़ी इस वक्त एक चीज जारी है वो ये कि मुख्तलिफ कमांडर्स को रिमूव किया जा रहा है और उनकी जगह पर नए कमांडर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। आज ईरान के जो एयरफोर्स कमांडर हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। कल जो है वो इंटेलिजेंस कमांडर को रिमूव किया गया था और आज जो है वो एयरफोर्स कमांडर को रिमूव कर दिया गया है। हो सकता है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किया गया हो, यह भी हो सकता है क्योंकि इजराइल जो है वो असैसिनेशन की लिस्ट बना रहा होगा या बना चुका होगा इन सारे कमांडर्स की, तो फिर रिप्लेस करके तो नए कमांडर्स और उनमें से बहुत सारों के नाम भी खुफिया रखे जा रहे हैं कि वो कौन है। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये सब जो है वो जंग की तैयारी है। अच्छा, आज एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है, एक नई रिपोर्ट आई है। 12 दिन की जो जंग हुई है उसमें असेसमेंट रिपोर्ट है कि क्या डैमेज हुआ है, क्या तबाही इजराइल में आई है। क्योंकि इजराइल ने ड्यूरिंग द वॉर मुकम्मल सेंसरशिप जो है वो इवन वेस्टर्न मीडिया को भी, इवन इजरायली मीडिया को भी एक्सेस नहीं करने दिया। तो अब उसके ऊपर रिपोर्ट्स अभी भी आ रही हैं। आज एक नई रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू इजरायली मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो निशाना बने हैं। तल नौफ एयरबेस ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एयरफोर्स है इजराइल की, जहां पर F-15 खड़े हैं, जहां पर F-16 स्क्वाड्रंस खड़े हैं, इसको हिट किया गया। कमांड फैसिलिटीज जो यहां पर हैं, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको निशाना बनाया गया। और ये अटैक साबित करता है कि ईरान जो है वो इजराइल की जो कोर एयर पावर है, कोर एयर पावर, उसको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा तल अवीव के अंदर जो किरिया है, किरिया जो उनका डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, ये की एयर और इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन है, इसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा रिसर्च सेंटर जिस तरह विजमैन है उसको निशाना बनाया गया, मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को
और इकोनॉमिक सेंटर्स को ईरान ने निशाना बनाया, जिससे ईरान ने यह साबित किया, यानी उनके मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाकर, उनके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाकर और उनके इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाकर ईरान ने यह साबित किया कि वो इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और मिलिट्री डेप्थ है वो ईरान से बची हुई नहीं है। मतलब उनकी टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और मिलिट्री डेप्थ को वो निशाना बना सकता है, उस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो जाकर हिट कर सकता है। और इजराइल जो है वो अपने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम से अपने आप को बचा नहीं सकता। तो इजराइल के जो इंटरसेप्टर स्टॉक्स हैं वो तेजी के साथ डैमेज हुए और इसने साबित किया, एक्सपोज किया कि क्या लिमिट्स हैं इजराइल की, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। और इसने प्रीवियस जो रेड लाइंस थी उनको शैटर्ड कर दिया और बिल्कुल एक नई इक्वेशन हमारे सामने आई कि ईरान इस हद तक जाकर अटैक कर सकता है। हाई इंपैक्ट स्ट्राइक्स ऑन ईच अदर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। तो ये आज एक रिपोर्ट सामने आई है। यमन में यानी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो सदरन यमन वाले हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि अंसारुल्लाह के ऊपर अटैक किया जाए। अब जैसा कि धामर के गवर्नर जो है वो कह रहे हैं, यमन नीड्स कंसेशंस एंड फॉरगेटिंग द पास्ट एंड डिस्प्यूट टू कन्फ्रंट द हुतीस। हमें आपसी डिस्प्यूट जो है वो भुला कर, चुके ये एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें अंसारुल्लाह के ऊपर जाकर जो है अटैक करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, एक तरफ एसटीसी आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक दूसरे को ये मैसेज भिजवाया जा रहा है कि हमें अंसारुल्लाह के ऊपर जाकर अटैक करना चाहिए। दोनों चीजें यमन के फायदे में नहीं, एसटीसी का आगे बढ़ना और अंसारुल्लाह के ऊपर अटैक, दोनों यमन के फायदे में नहीं है। ये एक सिविल वॉर का एक नया चैप्टर होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो नई पावर्स देने जा रहे हैं अथॉरिटीज को कि वो वीजास कैंसिल कर सकते हैं ओवर स्प्रेड ऑफ हेट, ये वो करके। अब ये जो ना हेट स्पीच, ये बड़ा चूंकि सब्जेक्टिव है ना, मतलब आप किस चीज को हेट स्पीच कहेंगे? तो इजराइल तो ये कहता है कि इजराइल की जंग पर क्रिटिसाइज करना ये हेट स्पीच है। तो इससे ये कंसर्न है कि भाई जो फलस्तीनी मुजाहरे हैं या फलस्तीनी वॉइसेस हैं उनको खामोश करवाया जा सकता है। इजरायली लॉबी इसी के लिए वहां पर काम कर रही है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाया गया कि आपकी पॉलिसीज एंटीसेमिटिज्म फैला रही हैं, बढ़ा रही हैं, जैसे फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, इससे एंटीसेमिटिज्म बढ़ा है। तो ये काइंड ऑफ चीजें वहां पर चल रही हैं और ये हो सकता है यूरोप में भी ऐसी चीजें नजर आए। वेनेजुएला के हवाले से जो बड़ी खबर है कि कांग्रेस, दो बड़े साइंस है। एक तो यह कि कांग्रेस को ब्रीफ कर दिया गया है, यानी अब देखना साबित हो गया कि ब्रीफ हो गया है। अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया कि ब्रीफिंग दे दी गई है कि जंग होने जा रही है। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को ब्रीफ करके बता दिया कि जंग हम करने जा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा साइन है कि कुछ देर पहले कांग्रेस में एक वोटिंग हुई है, ये एक रेजोल्यूशन लाई गई थी जो एंटी वॉर हैं कांग्रेस में, यानी जिसमें डेमोक्रेट शामिल हैं, वो ये रेजोल्यूशन लेकर आए कि कांग्रेस जो है वो ट्रंप को रोकने की अथॉरिटी शो करे वेनेजुएला पर हमला करने से। उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अलबत्ता इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 211 जो है वो इसके खिलाफ पड़े और फिर 211 जो है वो इसके खिलाफ पड़े और 213 यानी 2 वोटों के फर्क से ये पास हुई है, सिर्फ 2। तो इसका मतलब आधी कांग्रेस डिवाइडेड है कि ये हमला नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये पास हो गई है। तो ये 2 बड़े साइंस हैं कि ये जंग जब वेनेजुएला पर होने जा रही है। वैसे भी तीर कमान से निकल चुका है। तो अब अमेरिका अगर यहां से पीछे हटता भी है तो सब साबित हो जाएगा कि भाई ये शिकस्त हुई है, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। तो तीर कमान से निकल चुका है और खबर यह है कि अगले 72 घंटों के अंदर ट्रंप जो है वो वेनेजुएला पर वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। टकर कार्लसन ये बात भी कर रहे हैं। और रशिया ने राब्ता किया एक बार फिर वेनेजुएला। वैसे तो इनका राब्ता जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट्स की हद तक है। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम वेनेजुएला के साथ हैं और प्रेसिडेंट मडोरो की जो पॉलिसीज हैं और डिफेंडिंग द कंट्रीज इंटरेस्ट, हम पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। तो बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि ये जंग कॉस्टली होगी, अमेरिका के फायदे में नहीं है, बल्कि चाइना और रशिया को यहां आकर हमारे रीजन में, हमारे बैकयार्ड में, हमारे बॉर्डर्स तक उसको रसाई देने वाली बात है। देखिए ना, प्रेसिडेंट मडोरो को कैसे रिजीम चेंज करेंगे, उसको असैसिनेट करेंगे तो फौज आकर इक़्तिदार संभालेगी। अगर यहां पर सिविल वॉर छिड़ गई तो भी अगर लॉजिकली देखें तो अमेरिका का फायदा नहीं है भाई। अगर अमेरिका ऑयल को ही एक्सेस करना चाहता है तो अमेरिकन एक कंपनी वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तो मजीद कंपनीज के साथ डील करके उनको भेजा जा सकता है। तो वेनेजुएला इसके लिए ओपन है। तो सिविल वॉर भी छिड़ गई कि एक ऑयल उसने संभाला हुआ है, एक ऑयल इसने संभाला हुआ है, तो ये फिर क्राइसिस जो है वो और आगे बढ़ेगा।
तो आप अपने ही रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट नहीं है कि मिडिल ईस्ट में आप सिविल वॉर छेड़ के बैठे हैं। ये आपका अपना रीजन है। जहां पर डिस्टेबलाइजेशन होगी तो फिर पता नहीं क्या रुख ये इख्तियार करेगी। दैट मीन्स कि आपके हाथ से तो फिर बात निकल गई ना, आप तो कंट्रोल में नहीं है ना। या तो ऐसा हो कि प्रेसिडेंट मडोरो गवर्नमेंट छोड़ देते और जो इनकी बंदी है या बंदा है वो लाकर वहां पर बिठा दिया जाता, तो वो एक अलग चीज है। अगर ये क्राइसिस फैलता है तो भी तो अमेरिका के हाथ में सिचुएशन नहीं होगी। मिलिट्री कह रही है कि वो उसका एक खास स्टांस है, तो वो अमेरिका को हर सूरत रेजिस्ट करेगी। और कोई भी ऐसा बंदा जो अमेरिका के लिए होगा, अमेरिका लाना चाहेगा, उसको मिलिट्री जो वो कबूल नहीं करेगी। तो आप एक क्राइसिस यहां पर छेड़ रहे हैं जहां पर बाकी पावर्स ज्यादा इंटरवीन कर सकेंगी, ठीक है ना। तो ये उनका एक व्यू है, लेकिन अब इसमें से वापसी नहीं है। चाइना गुस्से में है और जवाब देने जा रहा है। चाइना रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। हो सकता है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाए, हो सकता है कोई और इकदाम जब उठाया जाए, लेकिन चाइना गुस्से में है। और चाइना की जो रेड लाइंस है उनको बहुत बुरे तरीके से ब्रेक किया गया है। बिल्कुल रशिया जैसे बार बार कहता था कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, ये हमारी रेड लाइंस हैं, यूक्रेन को नेटो में मत घसीटा जाए। चाइना बार बार कहता है ताइवान हमारी रेड लाइन है, लेकिन बहरहाल उसको अमेरिका वेस्ट कबूल नहीं करते और मुसलसल प्रोवोक करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रोवोकेशन है, जानते बूझते हुए कि इसका नतीजा क्या है। ये की ही इसलिए गई है कि इसका जो नतीजा आना है वो आए। अमेरिका कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट कर रहा था, अब नहीं कर रहा, जानबूझकर ये असलहा दे रहा है क्योंकि वो चाइना को जंग में ड्रैग करना चाहता है। मतलब ट्रिगर दबा दिया गया एक तरह से। तो अब ये देखिए, चाइना वॉन्स यूएस आर्म सेल टू ताइवान। अब ये देखिए, अंडरमाइन पीस, अमन को खतरा लाहक हो गया इस असलहा डील से। अमन खत्म होने जा रहा है, अंडरमाइन हुआ। स्टेबिलिटी वॉज टू रेजोल्यूट मेजर्स, जवाब देने जा रहा है चाइना। यूएस अप्रूव्स $11 बिलियन इन आर्म सेल्स टू ताइवान, एंगरिंग बीजिंग। बीजिंग जो है वो गुस्से में है। ब्लूमबर्ग, यूएस अप्रूव्स आर्म सेल टू ताइवान, ड्राइंग चाइना आयर भी काइंड ऑफ एंगर को कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम ने कहा है कि ये जो असलहा डील है, ये जो ट्रेड में एक ट्रूस हुआ है, उसको भी ये खत्म कर सकती है। यानी तिजारती जंग में जो एक थोड़ा सा ठहराव आया है, वो ट्रूस भी खत्म हो सकता है और तिजारती जंग के तनाजुर में भी चाइना जब रिस्पॉन्ड कर सकता है, मिनरल्स रोककर या कोई और इकदाम उठाकर, या इससे बिल्कुल हटकर कोई और इकदाम उठाकर। जैसे मिनरल्स भी तो एक नया इकदाम था ना, मिनरल्स रोके तो एक बिल्कुल नया इकदाम था, तो अब इससे हटकर भी कोई चाइना नया इकदाम उठा सकता है। लेकिन बहरहाल ये सब कबूल नहीं है चाइना को, और कबूल होगा भी नहीं। और ये उठाया इसलिए गया कि चाइना को कबूल ना हो। तो इसमें बहुत सारे वेपन्स हैं, इसमें टैक्टिकल मिशन नेटवर्क है, इसमें आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम शामिल है, इसमें टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, इसके अंदर जनाबे अली जेवलिन और एंटी टैंक मिसाइल जो वो शामिल हैं, इसमें एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं, म्यूनिशन सिस्टम और अटैक हेलीकॉप्टर्स ये इसमें शामिल हैं। 8 असलहा पैकेजेस हैं जो अप्रूव किए गए। तो ये ट्रिगर किया गया है अमेरिका की जानब से। और उधर ताइवान ये कह रहा है कि उनका $40 बिलियन का बजट है डिफेंस, जो लार्जेस्ट इन हिस्ट्री है। तो इसका मतलब वो मजीद $30 बिलियन का असलहा खरीदने जा रहे हैं। तो क्या चाइना इसको अफोर्ड करेगा? तो बड़े फैसलाकुन टाइम के अंदर दुनिया दाखिल हो रही है। ये ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।